नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको आज दिन भर से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ा मानसून सत्र का पहला दिन। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा विपक्ष का रवैया लोकतांत्रिक परंपराओं के विरुद्ध। सत्ता पक्ष में लगाया मुद्दा विहीन होने का आरोप। दोनों सदन कल तक के लिए स्थगित। मानसून सत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया देश हित में सार्थक चर्चा का आह्वान। तर्क और तथ्य को बताया सदन में चर्चा का अहम हिस्सा। सभी सांसदों से की सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने की अपील। संसद चलो मार्च के बीच प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से की मुलाकात। सौहार्दपूर्ण माहौल में चर्चा के बाद प्रदर्शनकारियों ने सौंपी लिखित मांगे। केंद्रीय मंत्री ने प्रदर्शनकारियों से की सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन की मदद की अपील। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोल्डोवा की अपनी समकक्ष सैंडू के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। व्यापार, एआई और ऊर्जा सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत मोल्डोवा बिजनेस फोरम को किया संबोधित। व्यापार और निवेश बढ़ाने पर दिया जोर। में खबरों की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं संसद के मानसून सत्र की खबरों के साथ। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत आज विपक्ष के जोरदार हंगामे के साथ हुई। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। लगातार नारेबाजी और विरोध के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार स्थगित हुई। नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं, अयोध्या राम मंदिर से जुड़े मुद्दे समेत कई विषयों पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करता रहा। हंगामे और नारेबाजी के बीच लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के मानसून सत्र का पहला दिन लगातार हंगामे की भेंट चढ़ा। विपक्ष के तीखे विरोध और नारेबाजी के चलते लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। राज्यसभा में बार बार व्यवधान के बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार 21 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो संसद के दोनों ही सदनों में विपक्ष का लगातार व्यवधान जारी रहा और इस वजह से विधायी कामकाज भी पूरा नहीं हो सका। बार बार दोनों सदनों में स्थगन के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मानसून सत्र में सभी सांसदों से दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील की। उन्होंने तर्क और तथ्य के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रनिष्ठा से भरे हुए राष्ट्रभक्ति के लिए जी रहे आवाज को उचित मंच मिलता रहे। आज समय की मांग है कि राष्ट्र निष्ठा से भरे हुए, राष्ट्रभक्ति के लिए जी रहे आवाज को सदन में उचित मंच मिलता रहे। वे अपनी आवाज को बुलंद करें, देश को दिशा दे। और इसलिए मैं आशा करता हूं और मुझे पक्का विश्वास है, जहां तथ्य होते हैं, जहां तर्क होते हैं, वहां तूफान के लिए जगह नहीं होती है। अगर तर्क मजबूत है, तथ्य मजबूत है, तो शांत चित्त से भी अपनी आवाज को बुलंद बनाया जा सकता है। मैं आशा करता हूं तर्क और तथ्य के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किया जाए, हर आवाज को अवसर मिले, हर विचार को सम्मान मिले। ये संसद की हमारी भूमिका है
मैं सभी सांसदों से बढ़ चढ़ करके इस सदन में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रित करता हूं। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की सीमा को 20% से अधिक बढ़ाने का फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने सोमवार को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में यह जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि पेट्रोल में अधिक इथेनॉल मिश्रण को लेकर भविष्य में कोई भी फैसला वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन के साथ साथ सभी संबंधित पक्षों से चर्चा के बाद ही लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि E20 कोई नया ईंधन नहीं है। भारत में इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कार्यक्रम की शुरुआत 2001 में हुई थी और चरणबद्ध तरीके से इथेनॉल मिश्रण को 2013-2014 के 1.53% से बढ़ाकर 2025-2026 में 20% किया गया है। सरकार ने कहा कि आगे भी फैसला वैज्ञानिक आधार पर ही लिया जाएगा। संसद चलो मार्च के बीच प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की और अपनी मांगों की एक लिखित याचिका उन्हें सौंपी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट में साझा करते हुए बताया कि आज सुबह पहली बार प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव आया और सुबह 11:50 से हमारी बातचीत जारी है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात हुई। उनके डेलीगेशन के साथ विस्तार से पहले मौखिक चर्चा हुई और उनके द्वारा लगभग 4 बजे मुझे लिखित याचिका भी दी गई। मैंने सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध किया कि वो अपने धरने को समाप्त करें और सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन की मदद करें। नई दिल्ली में आज हुए प्रदर्शन के दौरान हिंसा और उपद्रव के बाद दिल्ली पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, पुलिस कर्मियों पर पथराव किया और सरकारी वाहनों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। पुलिस का कहना है कि बार बार चेतावनी और निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद प्रदर्शनकारी नहीं हटे। सूत्रों के अनुसार हिंसक घटनाओं में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें वरिष्ठ अधिकारी और महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि वो किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक जानकारी पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं पर ही भरोसा करें। पुलिस सभी प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने और शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील करती है। सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध है कि वे कृपया शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करें, किसी भी गैरकानूनी या हिंसक गतिविधि में शामिल न हों और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा दिए गए कानूनी निर्देशों का पालन करें। जनता को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अफवाहों, गलत जानकारी या अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें और न ही उन्हें फैलाएं। नागरिकों से अनुरोध है कि वे जानकारी के विश्वसनीय स्रोतों पर ही भरोसा करें और शांति, सद्भाव व कानून व्यवस्था बनाए रखने में दिल्ली पुलिस का सहयोग करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय मोल्डोवा की यात्रा पर हैं। दोनों देशों के आपसी संबंधों को नई ऊंचाई देने के तहत हो रही इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात की है, तो वहां की संसद में राष्ट्रपति का स्वागत हुआ। आपसी हितों से लेकर वैश्विक मुद्दों पर बातचीत हुई, तो राष्ट्रपति ने संसद अध्यक्ष और भारत मोल्डोवा संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से मुलाकात की। मोल्डोवा से देखिए हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोल्दोवा की अपनी ऐतिहासिक राजकीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति माया सांडू के साथ व्यापक द्विपक्षीय वार्ता की। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है, जिसे दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जा रहा है। संयुक्त प्रेस वक्तव्य में राष्ट्रपति ने मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू, सरकार और वहां की जनता द्वारा किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भारत और मोल्दोवा के बीच पिछले 3 दशकों से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, जो शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की साझा प्रतिबद्धता पर आधारित हैं। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश बढ़ाने, आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने, संपर्क बढ़ाने और कारोबारी समुदायों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रपति ने विश्वास जताया कि इस यात्रा के दौरान आयोजित भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम आर्थिक साझेदारी को नई गति देगा। हमने हाल के वर्षों में हुए प्रगति की समीक्षा की और उन विभिन्न क्षेत्रों में
अपने सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। आर्थिक सहयोग हमारी साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम व्यापार और निवेश को बढ़ावा देंगे, सप्लाई चेन्स को मजबूत करेंगे, कनेक्टिविटी में सुधार करने तथा अपने बिजनेस कम्युनिटीज के बीच घनिष्ठ जो सुझाव को प्रोत्साहित करने पर सहमति हुई। वार्ता के दौरान कृषि, लॉजिस्टिक्स, बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, औषधि निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी। राष्ट्रपति ने घोषणा की कि भारत मोल्दोवा के पेशेवरों के लिए भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण सीटों की संख्या दोगुनी करेगा। इनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों से जुड़े विशेष पाठ्यक्रम भी शामिल होंगे। साथ ही मोल्दोवा के राजनयिकों को भारत के विदेश सेवा संस्थान में एआई और साइबर कूटनीति से जुड़े विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने का निमंत्रण दिया गया। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तहत जारी सहयोग पर संतोष व्यक्त किया। कृषि, लॉजिस्टिक्स एवं इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, फार्मास्यूटिकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनोवेशन सहित आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमत हुए। हमें मोल्डोवा की प्रोफेशनल्स के लिए हाईटेक ट्रेनिंग स्लॉट्स की संस्था दोगुनी करते हुए प्रसन्नता है। हमारे फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट में भी मोल्डोवा के डिप्लोमाट्स विशेष एआई और साइबर डिप्लोमेसी कोर्सेस में भाग लेने के लिए आमंत्रित है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तहत भारत और मोल्डोवा की बीच सहयोग जारी है। भारत ने मोल्दोवा को आपदारोधी अवसंरचना गठबंधन और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल होने का भी आमंत्रण दिया। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर दोनों नेताओं ने शांति, संवाद और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इसी के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोल्दोवा की संसद में संसद अध्यक्ष इगोर ग्रोसू और भारत मोल्दोवा संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मोल्दोवा के संसद हॉल का भी भ्रमण किया। इस दौरान राष्ट्रपति को मोल्दोवा की संसद हॉल का इतिहास और संसद की कार्यवाही की प्रक्रिया से भी अवगत कराया गया। भारत और मोल्डोवा के संबंध पिछले कई वर्षों से मित्रतापूर्ण रहे हैं। इन संबंधों को केवल पीपल टू पीपल कनेक्ट और आपसी सहयोग ने ही मजबूत नहीं किया है, बल्कि बायलैटरल ट्रेड भी एक बड़ी वजह रही है। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इस दौरे से अब आने वाले समय में ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म के क्षेत्र में भी कई रास्ते खुलने वाले हैं। मोल्डोवा से कैमरामैन प्रमोद नेगी और एस जयशंकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज। भारत और मोल्डोवा के आर्थिक रिश्तों को नई दिशा देने की कोशिशें तेज हो गई हैं। मोल्डोवा की राजधानी किशिनाउ में आयोजित भारत मोल्डोवा बिजनेस फोरम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों देशों के उद्योग जगत से व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी आधारित साझेदारी को नए स्तर पर ले जाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत और मोल्डोवा के बीच भरोसे पर आधारित रिश्ते अब आर्थिक सहयोग के नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। भारत और मोल्दोवा के बीच राजनयिक संबंधों को 3 दशक से अधिक का समय हो चुका है। अब दोनों देश व्यापार और निवेश को द्विपक्षीय सहयोग का नया आधार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय मोल्दोवा यात्रा के साथ पहुंचे भारतीय व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल ने भी यही संकेत दिया कि भारतीय उद्योग मोल्दोवा की आर्थिक संभावनाओं को लेकर गंभीर है। एक ओर विकसित भारत 2047 का विजन है, तो दूसरी ओर मोल्दोवा की सुधारोन्मुख नीतियां, रणनीतिक स्थिति और यूरोपीय बाजारों तक उसकी पहुंच, जो भारतीय उद्योग के लिए नए अवसर तैयार कर रही हैं। Demonstrates the growing confidence of Indian industry in Moldova's economic potential and its commitment to building long-term partnership. Our partnership is based on mutual respect, democratic values, and a shared commitment to peace, development, and international cooperation. बिजनेस फोरम में डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, फिनटेक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों में सहयोग की व्यापक संभावनाओं पर जोर दिया गया। ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी,
इसका बड़ा उदाहरण है। किशिनाउ को रोमानिया से जोड़ने वाली हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन परियोजना में भारतीय कंपनियां अहम भूमिका निभा रही हैं। वहीं सौर ऊर्जा, बैटरी स्टोरेज, स्मार्ट ग्रिड और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों में भी सहयोग का दायरा तेजी से बढ़ सकता है। There is immense potential for collaboration across diverse sectors such as digital technologies, artificial intelligence, cybersecurity, fintech, digital public infrastructure, infrastructure development, renewable energy, advancement at manufacturing, logistics, agriculture, food processing, pharmaceuticals, biotechnology and healthcare. राष्ट्रपति ने मोल्दोवा की कंपनियों को भारत में निवेश और व्यापार के अवसरों का लाभ उठाने का आमंत्रण दिया। वहीं भारतीय उद्योग जगत से भी मोल्दोवा में उपलब्ध संभावनाओं का उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने विश्वास जताया कि बिजनेस फोरम में हुई चर्चाएं नए व्यापारिक समझौतों, निवेश और नवाचार आधारित साझेदारी की मजबूत नींव रखेगी। संदेश स्पष्ट था, भारत और मोल्दोवा अब पारंपरिक मित्रता को आर्थिक सहयोग की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार हैं। टीडी न्यूज के लिए मोल्दोवा से आदित्य श्रीवास्तव के साथ शब्बीर डार की रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्डोवा की सफल यात्रा के बाद उत्तर मैसेडोनिया की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यूरोपीय देश उत्तर मैसेडोनिया की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुई। उत्तर मैसेडोनिया की राजधानी स्कोपिये में सदियों पुराना एक बेहद प्रसिद्ध बाजार है, जहां के आभूषण और एंटीक सामग्री पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहते हैं। हमारी संवाददाता जयंती झा ने इस बाजार का दौरा कर वहां के कला शिल्प का जायजा लिया। भारत और नॉर्थ मैसेडोनिया के बीच कई अद्भुत कनेक्शन हैं। दोनों बहुत ही पुरानी सभ्यताएं हैं। मदर टेरेसा, जिनका जन्म यहाँ स्कोपिये में हुआ था और फिर वो भारत की नागरिक बन गई, और अब जब हम स्कोपिये के ओल्ड बाजार में आए हैं तब हमें एक और अद्भुत कनेक्शन मिला है दोनों देशों के बीच में। उत्तर मैसेडोनिया की राजधानी स्कोपिये का पुराना बाजार अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए है। ये बाल्कन क्षेत्र के सबसे पुराने और बड़े बाजारों में से एक है। 12वीं सदी से ही ये एक आम बाजार नहीं, शहर का व्यापारिक केंद्र भी रहा है। यहाँ की दुकानें दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती है। यहाँ उपलब्ध सामान भी बेमिसाल है। सुंदर आभूषण, चमड़े का सामान, एंटीक सामग्री और समृद्ध संस्कृति की झलक वाला पारंपरिक सामान। रचनात्मकता, कला और शिल्प के शानदार उदाहरण इस बाजार में जगह जगह दिखते हैं। इनमें हाथ से बनी सिल्वर फिलिग्री ज्वेलरी विशेष रूप से लोकप्रिय है। इसको देखकर भारत में उड़ीसा की कटक की मशहूर चांदी की तारकशी की याद आ जाती है। कटक की यह कला सदियों पुरानी है। अपने बारीक डिजाइन और बेहतरीन कारीगरी के लिए इसे जीआई टैग भी मिल चुका है। From that we make that. I have one machine up, Cup King machine, so I make self everything. Also silver, also ruby. You can have a look. This butterfly is beautiful for women because it's antique. Nobody have unique. What we have here, nobody have in the Macedonia. स्कोपिये के ओल्ड बाजार में घूमते हुए हमें ऐसा लगा जैसे हम भारत की किसी मार्केट में हैं, और फिर हमें पता लगता है कि यहाँ का सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट चांदी के फिलिग्री वर्क, ताराकाशी वर्क वाली ज्वेलरी है, जैसे कि कटक उड़ीसा में, जिनका ताराकाशी का काम दुनिया में फेमस है। ऐसा लगता है जैसे हमारे दोनों देशों के बीच में काफी कुछ कॉमन में है। कैमरा पर्सन जगमोहन प्रधान के साथ डीडी न्यूज के लिए स्कोपिये, नॉर्थ मैसेडोनिया से मैं जयंती झा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोल्डोवा में भारतीय समुदाय और फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के सदस्यों से मुलाकात की।
भारत और मोल्डोवा के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यह महत्वपूर्ण मोल्डोवा दौरा रहा और ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा थी। पनामा के विदेश मंत्री ने आज एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में आतंक सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान विदेश मंत्री ने आतंक के खिलाफ भारत का साथ देने के लिए पनामा का आभार जताया और कहा कि हम पनामा के साथ और नजदीकी रिश्ते की उम्मीद करते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आत्मरक्षा के अधिकार के लिए आपके समर्थन के भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और दोनों देश अपनी दोस्ती को और मजबूत करना चाहते हैं। Your current visit builds on the momentum of high-level exchanges that we've had, and I believe that both our governments, both our leaders are very keen at deepening and widening our partnership. And certainly we look forward to closer ties with Panama because you offer both a very strategic location as well as enormous economic stability and potential for a partner like India. We value your interest in collaborating across a wide array of domains from education, scholarships, pharmaceuticals, technology, and of course, most important, trade. For your expression of solidarity and support for our right of self-defense in the wake of the Pahalgam terrorist attack. यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से रवाना हो रहे वाणिज्यिक जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है, जबकि एक भारतीय गंभीर रूप से घायल है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि जहाज पर कुल 17 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 5 भारतीय शामिल थे। भारत ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि वाणिज्यिक जहाजों और निर्दोष नागरिक चालक दल को निशाना बनाना निंदनीय है। मंत्रालय के अनुसार यूक्रेन में भारतीय दूतावास स्थित स्थिति पर नजर लगातार बनाए हुए हैं और प्रभावित भारतीयों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। भारत ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा है कि वाणिज्यिक जहाज़ों को निशाना बनाना, निर्दोष नागरिक चालक दल की जान खतरे में डालना और समुद्री नौवहन तथा व्यापार की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाना निंदनीय है तथा ऐसे हमलों से बचा जाना चाहिए। नई दिल्ली में पेंशन संबंधी अदालती मामलों पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला में केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पेंशन नियमों की समीक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर उन्होंने विभाग के तीसरे विशेष अभियान का शुभारंभ किया और पेंशन मुकदमेबाजी पर केस कानूनों के संकलन और पेंशन अदालती मामलों पर पर्चे जारी किए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पेंशन नियमों की व्यापक समीक्षा का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा नियम बदलती सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप न होने से कई पेंशन विवाद उत्पन्न होते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि पेंशन प्रशासन का अंतिम उद्देश्य अदालतों में विवाद पहुंचने के बाद उनके समाधान के बजाय समय पर नीतिगत सुधारों द्वारा ऐसे मामलों को रोकना चाहिए। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार सक्रिय सुधारों के जरिए अदालती मामले से मुक्त पेंशन व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि संबंध विच्छेदित बेटियों और पारिवारिक पेंशन में सुधार सरकार के सामाजिक बदलाव के प्रति उत्तरदायी दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। बेंगलुरु की सबसे चर्चित और विवादित परियोजनाओं में से एक हैवल से सिल्क बोर्ड तक बनने वाली 16.7 किलोमीटर लंबी ट्विन टनल रोड अब लालबाग के भविष्य के लिए खतरा बन गई है। इस परियोजना के तहत लालबाग के ठीक नीचे 700 मीटर तक 250 फुट चौड़ी टनल बनाई जाएगी। इसके लिए सिद्धपुरा रोड के 1.1 किलोमीटर हिस्से में लगभग 6 एकड़ लालबाग की जमीन अधिग्रहित की जाएगी। पर्यावरणविदों का कहना है कि इससे लालबाग के पूरे इकोसिस्टम को अपूरणीय नुकसान हो सकता है। 3 अरब साल पुरानी लालबाग रॉक, जो जीएसआई द्वारा घोषित राष्ट्रीय भूगर्भीय स्मारक है, टनल को इसी चट्टान के 60 मीटर नीचे से गुजरना है। विशेषज्ञों को डर है कि टनल बोरिंग मशीन से चट्टान में दरार आ सकती है और भूभाग अस्थिर हो सकता है। 40 एकड़ में फैली लालबाग झील बारिश के पानी का मुख्य स्रोत है। एंट्री रैंप झील से 100 फुट से भी कम दूरी पर है। टनलिंग से जमीन के नीचे पानी के चैनल प्रभावित हो सकते हैं। पश्चिमी घाट ब्लॉक में करीब 500 पेड़ और 180 प्रजातियां हैं। 6 एकड़ जमीन के अधिग्रहण से यह पूरा क्षेत्र प्रभावित होगा। यह मामला अभी कर्नाटक हाई कोर्ट में लंबित है और कोर्ट ने टेंडर प्रक्रिया और टनल रोड परियोजना को जनहित याचिका के अंतिम नतीजे के अधीन कर दिया है। कोर्ट ने सरकार को स्पष्ट किया कि कोई नया अधिकार नहीं बनाया जाएगा। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने इस परियोजना के खिलाफ कड़ा विरोध जताया है।
some kind of tunnel road is going to come here, and it is going to affect Lal Bagh. Some 6,000 trees are going to be cut down. I think I wish the government look into this matter. It is going to affect everyone because Lal Bagh is a popular place. Don't do anything for this. Even a single leaf is very valuable for us and our future generation as well. This is the treasury. It's given by the God, and we have to protect the nature. Is the first concern for each and everyone. सारे लोग फैमिली सब लोग आते हैं यहाँ पे रिलैक्सेशन के लिए, तो अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि ये हार्ट ऑफ द सिटी है और इसकी वजह से गार्डन सिटी बोला जाता है बैंगलोर को, तो मुझे लगता है उनको कुछ अल्टरनेटिव सोचना चाहिए। मैं इधर 25-30 बरस से वॉक आ रहा हूँ। ये वॉक आने से हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इधर अभी टनल रोड बनाने जा रहे हैं ना, इसीलिए हमको बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि ये लंच स्पेस है। भारत के युवा वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का गौरव बढ़ाया है। 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड और 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रसायन विज्ञान में 4 स्वर्ण, जीव विज्ञान में 1 स्वर्ण और 3 रजत पदक अपने नाम किए हैं। मुंबई स्थित होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र में सोमवार को सभी पदक विजेताओं को सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में ओडिशा के देवदत्ता प्रियदर्शनी, पंजाब के हर्षित सिंगला, दिल्ली के कबीर छल्लर और तेलंगाना के संदीप कूची ने स्वर्ण पदक जीते। वहीं अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में हरियाणा की भव्या गुणवाल ने स्वर्ण पदक हासिल किया। पश्चिम बंगाल के सौमिल मैती, राजस्थान के निशित कलानी और पंजाब के अनमोल कुमार ने रजत पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन टनल धंसने के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। एनएचपीसी की इस निर्माणाधीन सुरंग में कम से कम 27 लोगों के फंसे होने की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि भूस्खलन के कारण टनल का एक हिस्सा ढह गया, जिसके बाद गैस रिसाव की आशंका ने बचाव कार्य को और चुनौतीपूर्ण बना दिया। सुरंग के भीतर से बचाव अभियान का एक एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। यह वीडियो बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर पेश करता है। वीडियो पाकियोंग के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रंगपो के एसडीपीओ और रंगपो फायर स्टेशन के कर्मियों ने सुरंग के भीतर रिकॉर्ड किया था। असम में बाढ़ की गंभीर होती स्थिति के बीच राज्य सरकार ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा स्वयं हालात की लगातार निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और प्रभावित जिलों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। लगातार बारिश के कारण जाजी, दीखो और दीचांग नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे जोरहाट, शिवसागर, चराईदेव और डिब्रूगढ़ समेत कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन और अन्य विभाग संयुक्त रूप से राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। दूर दराज के इलाकों तक त्वरित सहायता पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स भी तैनात किए गए हैं। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 के लिए भारतीय पैरा खिलाड़ियों का उत्साह चरम पर है। 28 सदस्यीय भारतीय पैरा दल को नई दिल्ली में भव्य विदाई दी गई। खिलाड़ियों ने देश के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का भरोसा जताया। वहीं भारतीय पैरालंपिक समिति ने इस बार ऐतिहासिक पदक प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों 2026 के आगाज होने में कुछ ही दिन बचे हैं। इससे पहले नई दिल्ली में आयोजित खिलाड़ियों के स्टैंड ऑफ सेरेमनी में 28 सदस्यीय भारतीय पैरा दल को भव्य विदाई दी गई। समारोह में हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम, भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया और M3M फाउंडेशन के अध्यक्ष पायल कनोडिया सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। पहली बार ऐसा लग रहा है कि हमारे खिलाड़ी खेलने नहीं, मेडल जीतने जा रहे। ये खिलाड़ियों में विश्वास है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने खेलों में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। चाहे वो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम हो, चाहे वो खेलो इंडिया स्कीम हो, जितनी भी स्कीम है उनसे खिलाड़ियों को बेनिफिट हुआ है। ये बहुत खुशी का दिन है कि हम इतना बड़ा कंटिंजेंट कॉमनवेल्थ के लिए ग्लासगो भेज रहे हैं। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं पैरा ओलंपिक्स कमेटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन भी नियुक्त की गई हूँ और मेरी लीडरशिप के अंडर इतना बड़ा कंटिंजेंट बच्चों का गया है। एंड आई एम श्योर ये भारत को प्राउड करेंगे और भारत के लिए बहुत सारे मेडल्स जीत कर आएंगे। भारत को, अपने परिवार को
और हम सबको बहुत बहुत प्राउड करने वाले हैं ये सारे बच्चे जो गए हैं। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय पैरा खिलाड़ियों का दल 5 खेलों पैरा एथलेटिक्स, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा स्विमिंग, पैरा ट्रैक साइकिलिंग और महिला व्हीलचेयर बास्केटबॉल में चुनौती पेश करेगा। इस बार हमारी टीम काफ़ी अच्छी है। 28 एथलीट्स जा रहे हैं। 11 पैरा एथलेटिक्स में, 7 पैरा पावर लिफ्टिंग में, 5 पैरा स्विमिंग में, 4 जा रहे हैं व्हीलचेयर बास्केटबॉल में और 1 पैरा साइकिलिंग में। तो आप समझिए सबसे ज़्यादा जो मेडल चांसेस हैं वो पैरा एथलेटिक्स में ही हैं। पैरा पावर लिफ्टिंग में भी हैं, लेकिन पैरा एथलेटिक्स में हमारे अच्छे चांसेस हैं और हम 5+ मेडल्स को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतने हमारे आ जाएंगे। इस टाइम हमारा टीम बहुत स्ट्रॉन्ग कंटिजेंट ग्लासगो में पार्टिसिपेट कर रहा है। मेरा खिलाड़ी लोग का पूरा तैयारी भी है। हम लोग मिनिमम 5 to 6 मेडल जीतेगा। कभी इतना मेडल हम जीता नहीं था। एंड अगेन अभी हमारे को सपोर्ट भी अच्छा आ रहा है। इवन मेरा प्लेयर भी अच्छा ट्रेनिंग किया है। स्पेशली एथलेटिक्स, व्हीलचेयर बास्केटबॉल, पावर लिफ्टिंग, साइकिलिंग और इतना इवेंट में हमारे 6 इवेंट में हमारा इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है। आत्मविश्वास और ऊंचे हौसलों से भरा भारतीय पैरा दल अब ग्लासगो में देश के लिए पदक जीतने के इरादे से तैयार है। उम्मीद है कि हमारे पैरा खिलाड़ी राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए नई सफलता की कहानी लिखेंगे। सुशील कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।